तो यूपी सरकार का बजट आज सामने आ चुका है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये जो बजट है ये उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेगा। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है मनोज यादव हैं जो कि सपा नेता हैं, आकाश जिंदल है जो कि अर्थशास्त्री है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मनोज यादव जी, देखिए शरद त्रिवेदी जी की तरफ पहले इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि तो जाहिर है कि बजट की तारीफ ही करने वाले हैं, लेकिन हाँ मनोज यादव जी कितने नंबर देंगे? देखिए विपक्ष का नंबर देना बजट को ये बहुत मायने रखता है, तो विपक्ष कितने नंबर दे रहा है इस बजट को? कितने में नंबर देना है मुझे ये तो बता दीजिए आप। नहीं, विपक्ष का काम है ये नंबर देना, तो ये तो आपका आकलन होना चाहिए। आप हमसे पूछ के थोड़ी ना नंबर देंगे। नहीं, कितने में? मैंने पूछा पूर्णांक क्या रखा आपने, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पूर्णांक 100 का है, हाँ नहीं 10 में से ही दे दीजिए। 100 का तो चलिए बाद में देखेंगे, 10 में से नंबर दे दीजिए, उसी में से देखते हैं कि पासिंग मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। 10 में से 5 नंबर हम इस सरकार को देते हैं और सरकार को 5 नंबर इसलिए देते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स तो आपने दे ही दिए ना बजट को। एक सेकंड, नहीं मैं स्पष्ट किए दे रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता और मैं उस दल से हूँ जहाँ झूठ की पाठशाला सुबह से शाम तक चलती है। एक खबर के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का प्रिंट मीडिया है उसके हिसाब से मात्र 50% से कम जो टोटल पिछले लास्ट ईयर का 22-23 का बजट था, जिसकी पूरी जो अनुमानित लागत थी वो थी 6,49,000 करोड़, जिसमें 33,000 करोड़ का अनुपूरक बजट था, यानी कि टोटल 6,49,000 करोड़ का बजट था। उसमें से जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि मात्र 50% से कम का बजट का पैसा ये सरकार खर्च कर पाई है। उसका एक सटीक उदाहरण है पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग में 27,470 करोड़ रुपए का बजट था और जो लागू हुआ, जो खर्च कर पाई सरकार, वो 7,517 रुपए कर पाई, जो टोटल पीडब्ल्यूडी के बजट का 28% है। तो अब इससे देख लीजिए, दूसरा एक और मेडिकल उदाहरण दे दे रहा हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। पंचायती राज का बजट जो गाँव के विकास के लिए था उसका 16,378 करोड़ रुपए का बजट था, जो इस सरकार ने खर्च किया है वो मात्र 1,296 करोड़, जो टोटल पंचायती राज के बजट का मात्र 7.9% खर्च कर पाएंगे। इसी तरह अगर मैं सारे सेगमेंट के गिनाना शुरू करूं, इनके पसंदीदा नमामि गंगे में 45% खर्च कर पाए हैं और आपका सिंचाई में मात्र 22% खर्च कर पाए हैं, पशुपालन में 50% और ऊर्जा में 60% इन्होंने खर्च किया। तो जो बात स्पष्ट है आंकड़ों में, उस सरकार के पास ये आता है कि वो अपने 50% बजट को खर्च नहीं कर पाई, तो नंबर के आधार पर मैं जितना खर्च कर उतने नंबर दे रहा हूँ। और उसमें भी भ्रष्टाचार की मेट कितना चढ़ा उसका आकलन करना तमाम सारे मीडिया कर्मियों का जिम्मेदारी है, तमाम सारे आर्थिक आंकड़ों को जारी करने वाली उन संगठनों की जिम्मेदारी है। और विपक्ष आवाज उठा ही रहा, लगातार हम भ्रष्टाचार पे बात कर ही रहे कि कैसे सरकार भ्रष्टाचार कर रही। लेकिन फिलहाल जो बजट आया है वो बजट बौना बजट है। बौना बजट इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने हाल के 10 दिनों के अंदर ही लगभग वो आंकड़ा स्पष्ट नहीं, लेकिन जो मीडिया में मैं सुनता आ रहा हूँ 35 लाख करोड़ रुपए का न्यूज साइन हुआ। 35 लाख करोड़ प्लस 7 लाख करोड़ ये रख लो, तो ये लगभग पूरे हिंदुस्तान का बजट एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में साइन हुआ है जो आएगा। और अगर हिंदुस्तान के 45 लाख करोड़ के बजट के बराबर का बजट उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट और उत्तर प्रदेश के बजट के रूप में आ रहा है, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम दिन आने वाले हैं। और रोजगार की, अगर आप यूपी नोएडा में काम करती तो आप ये मान के चलिए क्योंकि बजट का 6, 7, 8, 10 गुना पैसा और आ गया है, तो आपका पैकेज जितना भी होगा उसका 2 गुना मैं उम्मीद करता हूँ हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो यूपी के लोगों पे ही खर्च होगा ना। कहीं गुजरात वाले तो खर्च नहीं करेंगे इस पैसे को, यूपी के ही युवाओं। चलिए 5 नंबर दिए आपने, 10 में से 5 नंबर दिए उस बजट को जो आज यहाँ पर यूपी सरकार ने पेश किया है। बात यहाँ पर आ गई है, ठीक है। आगे फिर से आते ना आपके पास, फिर से आती हूँ आपके पास मनोज यादव जी। दूसरे राउंड में आती हूँ, 2 मेहमान और बैठे हैं, उनकी भी एक बार प्रतिक्रिया ले लें। शरद त्रिवेदी जी, मनोज यादव जी कह रहे हैं कि देखिए बजट तो आप दे रहे हैं, फिर खर्च करने में इतनी कंजूसी क्यों है? देखिए बजट जब लाया जाता है तो उसमें तो धन वर्षा होती है एकदम कुबेर की भांति, और जब खर्च करने की बात आती है तो वहाँ कंजूसी देखने को मिल जाती है। सीधे सीधे आरोप लगाया मनोज यादव जी ने। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने इस तरह का बजट पेश किया
जिसमें हमारे विपक्ष के मित्र यादव जी खुद कह रहे हैं कि 50 नंबर तो देंगे। तो आपने जैसे कहा कि हम लोग कम से कम मतलब 5% से भी कम से 15-20 नंबर ऊपर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने इसका निष्पक्ष आकलन किया, मैं उसके लिए उनकी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और लेकिन जो चीज इन्होंने कही कि देखिए ना तो वायरस हम लेके आए थे, ना यूक्रेन क्राइसिस जो है, यूक्रेन पे हमने हमला किया था। पिछली बार जब हमारी सरकार आई थी, जब शपथ के तुरंत बाद ही यूक्रेन क्राइसिस आ गई, जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और इस तरह नहीं था कि नहीं साहब हम बिल्कुल पैसा बांटना शुरू कर दें कि नहीं जी आओ, जो क्योंकि उसका ऑडिट होता है। जब पहला जो सैंक्शन होता है, जब वो खर्च होता है, तो उसके बाद ऑडिट किया जाता है कि कैसे खर्च किया गया है। ये नहीं कि हमने आए बाएं शाएं बांटना शुरू कर दिया है। तो उसका नतीजा आप देखें कि उत्तर प्रदेश आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पर भारत में आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 13वें नंबर पे था, जो अभी हाल में इंडिया टुडे मैगजीन ने निकाला है। 13वें नंबर पे था, 13वें नंबर से 7वें नंबर पे आ गया है। 7 जो 6ठे नंबर पे आ गया, तो 7 पायदान हम ऊपर आए हैं उत्तर प्रदेश में। तो जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, इस पे जो हमारे उपभोक्ता हैं उन्होंने मोहर लगाई है। और जो इंडस्ट्री है, अभी जो रोड शो हुआ था बंबई में, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट हीरानंदानी ग्रुप के अध्यक्ष, उन्होंने ये बात कही थी कि साहब पहले हम उत्तर प्रदेश में जाने से डरते थे, उत्तर प्रदेश में हम निवेश नहीं करते थे, क्योंकि ना उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर था, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का सिस्टम सही नहीं था, जिस वजह से हम लोग नहीं आते थे, अपराध निरंकुश था, वो इसलिए नहीं आते थे कहने लगे। लेकिन अब जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है पिछले 6 साल में, वो कह रहे हैं हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। और जितने बड़े उद्योगपति, कोई भी मुझे नहीं लग रहा है ऐसा भारत का उद्योग घराना है जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार नहीं हो गया है। ठीक है। और इसके करार साइन हो चुके हैं। जो हमने निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया था, उसमें 3 लाख आवेदन आए थे, 3 लाख में से 2,83,000 का निस्तारण हो चुका है। ठीक है शरद जी, अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि देखिए जो मनोज यादव जी ने अभी अपनी बात को लेकर कहा कि देखिए खर्च नहीं हुआ है। आपने कहा हम गहरे तरीके से नहीं बांटते हैं। देखिए वो ठीक है कि आपने उस पर उपलब्धि ली या फिर एक तरीके से वो प्रशंसा ली कि देखिए हम इसको गहरे तरीके से बजट नहीं बांटते हैं, लेकिन सही तरीके से भी अगर बजट खर्च नहीं हो रहा है तो ये भी तो फेलियर के तौर पर ही देखा जाएगा। आ रही हूँ आपके पास आकाश जिंदल जी। देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे पहले ही कहा कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था पिछले 5 साल में हुई है पूरे विश्व की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना खर्च करना था, जहां जहां हम खर्च करना चाहते थे, ये तो पिछले 8 महीने में हमारी जो सामान्य अर्थव्यवस्था का गठन दोबारा से शुरू हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअली रीस्टार्टिंग द इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था तो दोबारा से चालू की जा रही, सब कुछ बंद था और पहला वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, तो लोगों को तो बंद कर दिया गया था। तो और सिस्टम को बंद करना बहुत आसान है, उसको दोबारा चालू करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो उस बीच में भी हम लोगों ने इतना करके दिखाया है, ये सराहनीय है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो उनका दिशा निर्देश उन्होंने दिया, जिस तरह के उन्होंने अंकुश लगाए, जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया सिस्टम को, आज उसकी नतीजा हमारे सामने है। आप इसको उपलब्धि के तौर पे लेते हैं। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, आपके पास होंगे फिर से शरद त्रिवेदी जी। आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री हैं आप और बजट को अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ भी हैं, वर्तमान की भी और जो आने वाले भविष्य में उसको भी आप उसका आकलन भी सही से कर सकते हैं। आज का जो बजट रहा है, जो आज योगी सरकार ने बजट अपना पेश किया है, उसको आप कितने नंबर देंगे? और भविष्य के तौर पर जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना योगी सरकार ने देखा है, आपको लगता है ये बजट उसमें माइलस्टोन साबित होगा? You have made me wait for 13 minutes. This is generally not being done with me. तो अब मैं आपसे जो एक्सपेक्ट करूंगा कि पेशेंटली मेरा आंसर सुने और मुझे बीच में काटना। बिल्कुल आकाश जी। What you have done is not being done with me even on national channels. Let me first tell you this thing. जी। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बजट है और 100 में से मैं इसे 90 नंबर दूंगा, या 10 में से अगर कहें 9 मार्क्स दूंगा। उसके पीछे रीजन है जी। सबसे पहला रीजन क्या है? इस बजट का जो कोर फोकस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे गंगा एक्सप्रेसवे जो ऑलरेडी चल रहा है, जिससे काम हो रहा है, चाहे झांसी
एक्सप्रेसवे, चाहे चित्रकूट एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, अब इससे क्या होगा? सबसे पहले तो जरूरत क्या थी यूपी के युवाओं को रोजगार। देखिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की जो डिटेल रिसर्च है वो बताती है यूपी में आज की तारीख में जो युवा है उसे ज्यादातर माइग्रेट करना पड़ता था यूपी से, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो या ओवरसीज हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब ये जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का मेगा एक्सपेंशन किया गया है योगी जी द्वारा, जो प्लान किया गया है, उससे युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी से क्या होता है, घर का बजट दुरुस्त होता है। देखिए घर का बजट दुरुस्त होगा, घर के अंदर डेफिसिट हम घाटे को कहते हैं वो पूरा होगा, घर की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, घर की जीडीपी बढ़ेगी, तो अपने आप स्टेट की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो रोजगार पैदा होगा। दूसरा, इससे टैक्स कलेक्शन होगा, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का कलेक्शन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ वैट का कलेक्शन बढ़ेगा। तो यूपी सरकार के पास वो धन आ जाएगा जिससे वो गरीबों को जो है, हमारे गरीब भाई बहनों को हेल्प कर पाएगी। तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे यूपी का वो है हमारा किसान, हमारा अन्नदाता। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, जो हमारा किसान भाई है वो अपनी फसल को टाइमली मंडी तक पहुंचा पाएगा। उसकी जो फसल रास्ते में नष्ट हो जाती थी, उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती थी, जो बॉटलनेक्स आते थे वो बॉटलनेक्स काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे अन्नदाता को, किसान को, जो कि यूपी की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ये मानना है किसी भी आकाश चिंतन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, उसको जो है उसकी इनकम बढ़ेगी, साथ ही साथ यूपी की इकोनॉमी की ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब इससे क्या होगा, यूपी की जीएसटी भी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं ओवरऑल, अभी हमारे एक मित्र बात कर रहे थे कि लोन इतना क्यों है, थोड़ा मैं उन मित्र को बता दूं, सारा बैकड्रॉप बता दूं ग्लोबल इकोनॉमी का। लास्ट ईयर क्या रहा है, लास्ट ईयर ग्लोबल इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से पहले कोरोना की शिकार थी, फिर लास्ट ईयर फरवरी में इसी दिनों के आसपास रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, और उसकी वजह से मैं डेटा दे दूं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में गई। यूएस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ थी ओनली नियरली 0.4%। यूके और जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023 में नेगेटिव ग्रोथ दिखाने की उनसे उम्मीद है। हिंदुस्तान एक ऐसी इकोनॉमी है अकेली जो 7% जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, और मैं योगी आदित्यनाथ साहब को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पे मुबारक दूंगा कि इतना ग्रोथ ओरिएंटेड विजनरी बजट है ये बजट ऐसा है जिसका आने वाले कई समय तक इम्पैक्ट आएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये आकाश जी कि आने वाले समय के लिए भी, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए भी ये जो बजट है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जस्ट 10 सेकंड होल्ड। अब इसमें जो है जो कमी रह गई है थोड़ी सी, क्यों मैंने इसको जो है 9 के करीब मार्क्स दिए, वो ये है कमी रह गई है। हाँ, 1 नंबर कम कर दिया था आपने। हाँ जी, इन्फ्लेशन रिडक्शन के लिए जो रिक्वेस्ट की थी, सुबह भी मैं जो है कई चैनल्स पे था, तो इन्फ्लेशन रिडक्शन के लिए अगर डीजल पे वैट कम कर दिया जाता तो हमारी जो बहनें हैं, गृहिणियां और जो हमारा किसान भाई है उनको रिलीफ मिल जाता। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे शरद त्रिवेदी, बिल्कुल इसका जवाब देंगे शरद त्रिवेदी जैसे। लेकिन यहाँ पे मनोज जी का रुख कर ले। मनोज जी, आपने कहा, देखिए आपने 5 नंबर दिया, और जो यहाँ पे आकाश जिंदल जी है जो अर्थशास्त्री हैं, यूपी की अर्थव्यवस्था कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी अच्छा समझते हैं, वो तो यहाँ 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं। और जो आप छोटा गोवंश की बात करते थे कि देखिए फसलें बर्बाद हो जाती हैं किसानों की, वहाँ पर वो चारा चर जाते हैं, उस समस्या का भी समाधान इस बजट में रखा गया, तो कहीं आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा भी अब गौण हो जाएगा? मनोज जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो पूर्व का बजट है 6,49,000 करोड़, तो उस बजट पे मैंने नंबर दिए हैं। हाँ, तो इस बजट को लेकर भी बता दीजिए ना, फिर इस बजट को कितना नंबर दिया आपने? इस बजट को जब पैसे खर्च होंगे तभी तो हम इसका विश्लेषण करेंगे। हाँ, मतलब ना तारीफ करनी है ना अगेंस्ट बोलना है। एक मिनट, मैं आपसे कह दूं मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा और दूं ना, 10 लाख रुपए आपको मिले भी ना, और आप, मैं भी खुश हो जाऊं, आप भी खुश हो जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये विश्लेषण, मैं पूर्वग्रह से ग्रसित व्यक्ति तो हूं नहीं, मैं सरकार के विपक्ष हूं, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो पूर्व का बजट था उससे मात्र 40,000 करोड़ रुपए की ज्यादा का बजट है। अगर उस वाले 40,000 कम वाले बजट का जो 6.5 लाख करोड़ के करीब था, उससे अगर उत्तर प्रदेश में अमूल चमूल परिवर्तन नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर मैं कैसे कोई चीज मान लूं। और जब मैंने बता दिया पीडब्ल्यूडी में मात्र 28% पैसा सरकार ने खर्च किया, तो
हुआ सरकार बताए। इसके बाद चिकित्सा तो दवाइयों का इलाज का, उससे कितना पैसा खर्च हुआ? 48% खर्च हुआ। ऊर्जा में सबसे ज्यादा 60% खर्च हुआ है, क्योंकि कंपनियों से बिजली खरीद रही है सरकार, इसलिए वो पैसा खर्च हुआ है। उससे उद्योगपतियों को पैसा जा रहा है, जनता को बिजली मिल रही है, महंगे दामों पर मिल रही है, ये भी बात स्पष्ट है, सबको मालूम ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ने इतने बड़े बजट, मैं इस बजट को छोटा मान रहा हूँ, पूर्व का बजट वो बड़ा बजट था, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन वॉर था, और यूक्रेन वॉर के दौरान अगर सरकार ने इतना बड़ा बजट प्रस्तुत किया था पूरे साल भर के हिसाब से अप्रैल में, तो उस बजट से कितना आगे बढ़ पाए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है बड़ा, ये बता दे सरकार, जिला वाइज बता दे। चूंकि अरे आप थोड़ा सा जिंदल साहब हो जाइए, मैं आप ही के सवाल पूछा हूँ, क्योंकि बीजेपी इस पर जवाब नहीं दे पाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग और कृषि पे मात्र 44%, बजट ही मात्र 7140 करोड़ का था और 3110 करोड़ रुपए खर्च हुए, 44% इन्होंने खर्च किया। तो इससे किसानों की आय अगर दोगुनी हो जाती है, टोटल बजट का कृषि का, उसमें मात्र हम 44% बजट खर्च करते हैं, तो उससे किसानों की आय दोगुनी कैसे होती है? जीएसटी का कलेक्शन से होती है। जब बजट ही नहीं खर्च हुआ तो आय कैसे दोगुनी होगी? किसानों को आपने सब्सिडीज कितनी दी, किसानों को आपने खाद मुहैया कैसे कराई, कितने कम दामों पे मुहैया कराई, बिजली को आपने उनको कितना सस्ता दिया, बिजली कैसे व्यवस्था कराई, खाद बीज के बारे में, तमाम कृषि यंत्रों के बारे में क्या स्थिति, ये सवाल विपक्ष पूछेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और एक बात तो मैं महत्वपूर्ण प्रियंका जी आपकी डिबेट में कहूंगा, ये जो हर साल महिमा मंडन होता है ना, ये बहुत बड़ा बजट आ गया उत्तर प्रदेश में और अब कल्याण हो जाएगा यूपी का। ठीक है। तो मैं पहले बात का जिक्र करना चाहूंगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्होंने 149 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था मात्र 1952 में। तो पहले बजट से आज के बजट में जब 6,50,000 करोड़ का बजट हो गया और पहला बजट मात्र 149 करोड़ का था, तो जिन्हें साहब को जवाब देना चाहिए, हर सरकार ने तो बजट बढ़ाया हर साल, तो इसमें सरकार का कौन ठीक है आकाश जी, ठीक है आकाश, ठीक है आकाश जिंदल जी, ठीक है मनोज जी बात आ गई आपकी। और मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूँ और मुझे यूपी की इकोनॉमी ग्रोथ चाहिए। अगर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो हर सवाल की इज्जत है और विपक्ष का पूरा हक है सवाल खड़े करने का, पूरी जो है उनको जवाब मिलने चाहिए। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इनको सारे सवालों के जवाब देना चाहूंगा, पूरे जो है विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ड्यू रिगार्ड्स टू माय फ्रेंड। जहां तक बात की गई है कि पहला बजट कितना था और आज बजट कितना है, मेरे मित्र इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर देखिए, आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट देखेंगे, आप कहेंगे तो तब से लेके अब तक का इन्फ्लेशन का पूरा डेटा मैं आपको दूंगा। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद जो है कहीं ना कहीं इस तरह का मेगा बजट जो है रिक्वायर्ड था। अब रही मेरे मित्र की दूसरी बात कि जो पिछला बजट आया था रशिया यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में था। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर, मैं मेरे मित्र ग्लोबल चैनल पे टीवी शो करता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर की लास्ट ईयर अप्रैल से लेके अब तक हमेशा ये संभावना रही है कि किसी भी समय खत्म हो जाएगी। तो उस समय ये कोई भी सरकार या कोई भी इंडिविजुअल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये वॉर कितनी ज्यादा चलेगी, ना ही आज प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हम ये कहें कि द गवर्नमेंट न्यू एवरीथिंग दैट द रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग टू लास्ट अप टू दिस डेट, इट्स नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। जहां तक जो है कि बजट कितना खर्च किया गया है उसके लिए डेफिनेटली रूलिंग पार्टी को रिप्लाई देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपकी साथ एक और समर्थन करना चाहूंगा आपको, मैं तो ये भी चाहूंगा यूपी गवर्नमेंट से, हालांकि योगी आदित्यनाथ साहब बहुत अच्छे परफॉर्मर है, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि हर 3 महीने बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए कि क्या कमिट किया गया था, उसमें से क्या अचीव किया गया है, कि उसमें साल के अंदर 3 बार जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए, फैक्ट शीट दी जाए कि क्या कमिट किया गया था और क्या उसमें से जो है एक्चुअली मनोज जी। हाँ। बट साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा 10 सेकंड और, आज की तारीख में जो भी कुछ हमने देखना है रशिया यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में देखना है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दे सकती है, जर्मनी और इंग्लैंड जैसी इकोनॉमी जब इतनी हाई इन्फ्लेशन का शिकार हो सकती है, चाइना मात्र 0.4% जीडीपी ग्रोथ दे सकता है इस क्वार्टर में, ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और यूपी की इकोनॉमी योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, क्योंकि ये ग्लोबल रिसेशन का समय था। ग्लोबल रिसेशन के समय भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उस कॉन्टेक्स्ट से हमें देखना पड़ेगा। आज की तारीख में जो भी प्लानिंग होगी, जो भी परफॉर्मेंस होगी, रिलेटिव होगी, कंपेरेटिव होगी। आइसोलेशन में हम परफॉर्मेंस नहीं देख सकते, दुनिया डाउन जाती रहे और हम तेजी से आगे बढ़ते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया डाउन गई है, उनके मुकाबले हम थोड़ा अच्छा रहे हैं, वो चीज देखनी होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस हमेशा
कंपेरेटिव देखी जाती है, तुलनात्मक देखी जाती है, आइसोलेशन में कभी नहीं देखी जाती। ठीक है, बिल्कुल। शरद त्रिवेदी जी, देखिए यहाँ पर जो आकाश जिंदल जी हैं, वो जो आज बजट योगी सरकार का पेश हुआ है उसकी पूरी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे ये कहा जाए कि 10 में से 9 नंबर दिए, लेकिन एक नंबर उन्होंने भी काट लिया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर रियायत की बड़ी जरूरत थी, चाहे आप गैस की बात कर लीजिए, दूसरे सेक्टर्स की बात कर लीजिए। तो आपको लगता नहीं कि वो एक चीज़ छूट गई गृहिणियों को लेकर? देखिए अगर महिलाओं पर आप फोकस कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो जो महिलाएं घर चलाती हैं, किचन चलाती हैं, अपना पूरा घर का बजट देखती हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। जैसे वायरस आया या यूक्रेन क्राइसिस आई, तो इसमें एक तरीका तो ये है कि आप पैसे बांट दीजिए, दूसरा तरीका है आप सब्सिडी बढ़ा दीजिए। और ये जो तरीके, दो तरीके जिन देशों ने हमसे ज्यादा और हमसे बेहतर अपनाए हैं, आज उन देशों की ये हालत है कि वहां पे लोग आटा लेने के लिए बस के पैसे नहीं है कि बस से जाके आटा लेके आ सके, ये जो हमसे ज्यादा कर रहे थे। हाँ। तो जितना मतलब जो अनुमानित था उससे ज्यादा हमारी सरकार ने किया है। और दूसरी चीज, जैसे अभी जिंदल साहब कह रहे थे, 6.8% भारत का रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी है। एनपीए हमारे 4-5% से नीचे आ गए हैं, जो 17% थे वो 5% के नीचे आ गए हैं। और जो इन्फ्लेशन है वो हमारा 5-4 के रेंज में रहता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ने दिया है। और दूसरी चीज ये है कि पहले जो बजट आया करते थे, चाहे वो केंद्र का बजट था या राज्य सरकार का बजट था, दो मुद्दों पे आधारित था। पहला कि आप टैक्स कम करिए और दूसरा खर्चा बढ़ा दीजिए, तो हो जाता था, सब दिवाला निकल जाता था। आप देखें पंजाब सरकार ने का वहाँ डेट टू जीडीपी रेशियो 53% है। वो दूसरा नंबर पे राजस्थान सरकार है जिसका 48% डेट टू जीडीपी रेशियो है। उत्तर प्रदेश का 38 से कम है। और दूसरी चीज ये है कि अब की बार जो है टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं, हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन इंप्रूव किया है। जो कर चोरी होती थी उसको रोका गया है, जिससे हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो करीब करीब 1.5 गुना 2 गुना बढ़ा है। और जो हमारा वैट कलेक्शन है वो बढ़ा है। और ये तब बढ़ा है जब हमने उत्तर प्रदेश में वैट कम किया है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वैट कम किया। नहीं तो पहले ये होता था, जो सीमांतर हमारे जिले होते थे तो उसमें लोग पड़ोस के राज्यों में जाके, नोएडा से दिल्ली जाते थे, हरियाणा जाते थे पेट्रोल डलाने, अब वो यहीं डलाते हैं किसी को बाहर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग उसको न्यूनतम पे ले आए। और दूसरी चीज ये है कि जो कलेक्शन इम्प्रूव किया है, और जो जैसा हमारे मित्र यादव जी ने कहा कि साहब आपने खर्चा नहीं किया, क्योंकि हमने इतने रिस्ट्रेंट, इतने उसमें कंट्रोल लगा दिए कि साहब जो पहले जिस तरह के खर्चे होते थे वो खर्चे बंद किए। और सब्सिडी जो है वो एक तरीका है। हमने क्या किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पंप किया पैसा। आप कोरोना वायरस के दौरान आप देखिए, केंद्र सरकार ने 5 लाख करोड़ का बजट था हाईवे अथॉरिटी का, उसको 7.5 लाख करोड़ किया है। अब की बार 10 लाख करोड़ किया है। तो अब हमको मनरेगा में जो गड्ढे खोद रहे थे या जो सब्सिडी ले रहे थे, वहां से सब्सिडी घटा के हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च हो रहा है वो हमारी अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खर्च हो रहा है। टेंडर हमारे अपने उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं उनको मिलेंगे। तो अब जरूरत है कि, और दूसरा जो मुद्दा था वो था कि सरकारी नौकरी दे दीजिए। अब सरकारी नौकरी का भी समय खत्म हो गया है। अब जरूरत है कि जो निजी क्षेत्र को स्वावलंबन में हम लोग जाए, अब अपने लोग खुद नौकरियां देखिए आपके इस बात पर मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास अब आ गया है मुद्दा बात करने के लिए। आपने जो कहा कि सरकारी नौकरी का अब जो समय खत्म हो गया, इसी बात पे मुस्कुराए हैं वो बहुत। आ रही हूँ आपके पास मनोज जी, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास। सभी मेहमानों का फिर से रुक करूंगी, ब्रेक के बाद मनोज जी आपके पास होंगे मैं, और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। या यूपी सरकार का बजट सामने आ चुका है। इंतजार इसका बहुत लंबे समय से किया जा रहा था कि अब जो बजट आएगा उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश का भविष्य होगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वही विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो बजट है वो उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने वाला है। मनोज जी, बहुत देर से आप बहुत कहने की कोशिश कर रहे थे कुछ, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद पर दूसरे मेहमानों को रुक करूँ। देखिए, वहाँ भी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरी हम खत्म कर रहे हैं। तो नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसका समय नहीं है। उन्होंने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए मनोज जी, उन्होंने कहा कि अब उसका समय नहीं है, खत्म करने वाला अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। ये उनका जो भी मतलब था। अब प्राइवेट नौकरियों की तरफ सरकार का रुझान ज्यादा है, तो समाजवादी पार्टी इस सरकार से और ये तैयार हो जाए, हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग मुद्दा उठाने जा रहे हैं। और हमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए।
वो चाहे अडानी की कंपनी हो, चाहे अंबानी की हो, चाहे टाटा की हो, चाहे बजाज की हो, सब में चाहिए आरक्षण, क्योंकि हमें प्रतिनिधि मिला नहीं और आप खत्म कर रहे हो। और इस तरह की चीजें कह के आपने स्पष्ट कर दिया आप बीजेपी करो, लेकिन मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी यही बोलते हैं। ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। ये बातें कही गई, तमाम सारी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। बजट पे मैं आने वाले समय में जरूर चर्चा करूंगा कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बजट का पैसा कहाँ पे दिख रहा है। वो जब दिखेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों की राजधानी है, और आपकी देश के लिए आज मैं अपडेट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश को और देश के लोगों को। कोई ऐसा प्रोजेक्ट पूरे लखनऊ में नहीं चल रहा है जिसमें 2-4 लाख ईंट प्रतिदिन लगाई जाती हो। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उत्तर की राजधानी लखनऊ में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो आपको बधाई, वो तो जनता देख ही रही है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ते ये भी बताए, लेकिन क्या कर रहे हैं ये बता दे रहा हूँ। ये सरकार इंटीरियर डिजाइनर के रूप में, इसको मैं 10 में से 15 नंबर देता हूँ। चाइनीज लाइट लगवाने के लिए लखनऊ में 10 में से 50 नंबर देता हूँ। वॉल पेंटिंग करवाने के लिए लखनऊ में 10 में से 1000 नंबर देता हूँ, और साज सज्जा कराने के लिए 10 में से 20 नंबर देता हूँ। इस सरकार का कोई सानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। कहीं वॉल पेंटिंग में बाबा कोई चिलम पी रहा है, कहीं वॉल पेंटिंग है कि हमारे किसी महापुरुष की फोटो वॉल पेंटिंग के रूप में ओवरब्रिज में बना दी, कहीं पे कुछ बना दिया। कुल मिला के ये सरकार पूरी तरीके से साज सज्जा चाइनीज लाइट लगाने वाली, इसलिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वहां से चाइनीज डॉलर, वो लखनऊ के बिजली के खंभों पे लगती हुई दिख जाती है। जिंदगी मुस्कुराइए मत, ये हकीकत है। ठीक है मनोज यादव जी, मनोज यादव देखिए सुनिए ना मनोज यादव, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि विपक्ष सरकार के हर एक कदम पर अपनी बारीक नज़र रखता है, रखने भी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई चूक हो तो कम से कम विपक्ष है जो जागा हुआ है, और ये जनता के भले के लिए होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत सही होता है। आपने कहा कि जब बजट सरकार खर्च करेगी उसके बाद हम नंबर देंगे, चलिए बात समझ में आती है, लेकिन फिलहाल अगर हम कागजी तौर पर देखें तो आज जो बजट कागज पर, आपके अनुसार जो कागज पर यहाँ पे बंटवारा किया गया है पैसे का अलग अलग सेक्टर्स में, उसका तो कम से कम आकलन कर दीजिए। आपको वहाँ बंटवारा तो सही लगता है ना, कि हर एक सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है, खर्च के बाद जब खर्च होगा तो दे दीजिएगा नंबर। देखिए, हम अब 7 लाख करोड़ पे बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे टोटल 42 लाख करोड़ पे, क्योंकि लगभग 35 लाख करोड़ का एमयू साइन हुआ है। अगर पेंडिंग वाले पिछले मिला लें, जो 5.5 लाख जो पेंडिंग रह गया 18 से लेके 22 तक, उसको जोड़ ले तो लगभग 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ का एमयू और बजट है उत्तर प्रदेश जी, बस थोड़ी देर योगी जी के 6 टर्म का। तो हम आप सवाल जवाब जो करेंगे वो 47 लाख करोड़ रुपए के करेंगे, जो उत्तर प्रदेश का टोटल ये पैसा पूरे देश के बजट से भी बाहर बड़ा है। तो मैं अब सरकार से सवाल, उत्तर प्रदेश की खुशहाली, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल, कृषि और जो कुछ भी A to Z है, सब 47 लाख करोड़ पे बात होगी। और योगी आदित्यनाथ जी को, वित्त मंत्री जी को, अब जवाब खन्ना साहब को 47 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे देना पड़ेगा। सरकार को हम 6 महीने का समय देते हैं। ठीक है, आकाश जिंदल जी। पॉइंट मेरे मित्र की बातों के जो है जवाब देना चाहूंगा। पहला इनका प्रश्न था इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को लेके, एंड ही वाज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लखनऊ। मैं इन्हें ओवरऑल यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फिनोमिनल आइकॉनिक आपके सामने एग्जांपल है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in ने पर्सनली एनालाइज किया है। जिस स्पीड से काम किया गया है, जिस इफेक्टिवनेस से काम किया गया है, जिस तरीके से उसके अंदर लाइफ इन्फ्यूज की गई है, मेरे हिसाब से 2024 में फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। और उसका आप साइज देखें, उसकी कनेक्टिविटी देखें, जिस तरीके से मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है, जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी आ रही है, आई थिंक जेवर एयरपोर्ट इज अ क्लियर कट मार्वल ऑफ एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, और जेवर एयरपोर्ट से ऑलरेडी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी इनका ये था कि जमीन पे क्या काम हुआ है।
जमीन पे आज जो है हिंदुस्तान की जो ग्लोबल इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, उसके अंदर यूपी का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसकी एग्जैक्ट फिगर मैं इनको अभी के सामने रखूंगा। क्या वो जो है कंट्रीब्यूशन यूपी से नहीं आया, वो तो जीडीपी कैलकुलेशन है। दूसरा, लास्ट ईयर हिंदुस्तान की इकोनॉमी, जिसमें यूपी की इकोनॉमी का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, वो ड्यूरिंग ग्लोबल स्टॉर्म भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चली है, बहुत मजबूती से चली है। ये आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने वाले हैं एज अ कंट्री 2027 में, ये भी आकाश जिंदल नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है। 2035 में वील बी अ 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, अगेन ग्लोबल एजेंसीज कह रही है। अगर मेरे मित्र चाहेंगे तो विद ड्यू रिगार्ड एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट पूरा डेटा और पूरी रिपोर्ट जो है इनको जब चाहे मैं इनके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ रहा है। अब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी यूपी अचीव करने की राह पे है। और मेरा तो मानना है कि जो बात पूरी हो जाए आकाशी की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ यूपी कर रहा है, यूपी कल को जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी का कमाऊ पुत बनेगा। देखिए आज तक ये रहा है, हर स्टेट कहती है मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ साहब ने जो प्लानिंग की है उसके तहत ना सिर्फ यूपी में नौकरियां होंगी, बहुत सा रोजगार जनरेट होगा, टैक्स जनरेट होगा, रादर आगे चल के यूपी एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, सरप्लस इकोनॉमी बन के दिखाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म और विजनरी बजट है। जहां तक आज तक ये कह रहे हैं कि एक्चुअल बिल्कुल वेट करें, मैं इनके साथ हूं, मैं खुद इनके साथ मिलकर सरकार से पूछूंगा कि परफॉर्मेंस क्या रही है, मैं टोटली इनके साथ हूं। बट आज की तारीख में बजट जो है व्हाट हैज बीन प्लान्ड ऑन पेपर वी कैन एनालाइज ओनली दैट। जो आज हमारे सामने खाका दिया गया है, स्केच दिया गया है, उसी की हम आज प्लानिंग कर सकते हैं। जहां तक एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मैं मित्र मेरे आपकी बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, सरकार से सवाल करूंगा। बट आज की तारीख में जो लास्ट ईयर अचीव किया गया है, जो गोल सेट किए गए, जो प्लानिंग की गई है, आई थिंक इट्स पिक्चर परफेक्ट प्लानिंग। मैं योगी आदित्यनाथ साहब को सैल्यूट करूंगा इतना बढ़िया विजनरी बजट देने के लिए। इसका इम्पैक्ट जो है एक साल के लिए नहीं, ये आने वाले कई सालों का इकोनॉमी की ग्रोथ का रोड मैप है, विजनरी बजट है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग हो रही है, चाहे झांसी जो है एक्सप्रेसवे की हो रही है या चित्रकूट की हो रही है, ये इनका इम्पैक्ट जो है आज 15 दिन या 1 महीने में नहीं, आने वाले समय में आएगा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कमिटमेंट्स हुई है, एक चीज मैं बता दूं, जो एमओयू साइन होते हैं पूरे तो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होते, उसमें से सक्सेस रेशियो कितना है वो देखा जाएगा। और मुझे लगता है उसमें से काफी जो है एमओयू फ्रक्टिफाई होंगे। वो फ्रक्टिफाई क्यों होंगे? क्योंकि आज दुनिया में और ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और जो विदेशी इन्वेस्टर है वो 10 सेकंड और वो एक व्यापारी है, उसे ग्रोथ चाहिए। तो जब हिंदुस्तान और यूपी उसे ग्रोथ दे रहा है, इंग्लैंड जर्मनी में ग्रोथ नहीं है, यूएस में ग्रोथ नहीं है, तो वो क्यों नहीं आएगा? जब उसे ग्रोथ मिल रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल रही है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान ग्लोबल बहुत आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बजट में से काफी चीजें परफॉर्म होंगी और इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं आकाश जिंदल जी का रुख करूँ, और उसके साथ साथ मेरा सवाल भी यहाँ पे मैं जोड़ूंगी। जो बात अभी आकाश जिंदल जी कह रहे हैं कि देखिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कमेटी बाकायदा होनी चाहिए कि जहाँ पर जो सेक्टर को बजट दिया जा रहा है कम से कम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आप उनसे रिपोर्ट लेके भाई कहाँ खर्च हुआ और कितना खर्च हुआ। मैं पूरी तरह उनकी बात से सहमत हूँ, ये होना चाहिए और ये सरकार करने जा रही है। इसमें पूरी निगाह है सरकार की, और एक एक मंत्री को एक एक जिला दिया गया है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहाँ पे राज्य और केंद्र की स्कीमों का, उसका एक एक जिला एक एक मंत्री को दिया गया। और जैसे हमारे जिंदल साहब ने कहा है कि इस पे और इंटेंसिव निगाह रखी जाएगी। दूसरी चीज जो हमारे मित्र सपा से उन्होंने बात कही है कि वो आरक्षण मांगेंगे, बहुत अच्छी बात है वो मांगे, लेकिन दिक्कत ये है इनके साथ हो जाएगी कि आरक्षण वहां होता है जहां कमी होती है, क्योंकि जहां कमी नहीं वहां आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। तो हम जिस तरह की नौकरियां उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं, आरक्षण ये मांगेंगे तो मांगेंगे किसके लिए? वो तो एक आदमी के पीछे 4 नौकरियां दौड़ने अभी है कि एक नौकरी के पीछे 22,000 आदमी आवेदन दे रहे हैं। जब पता चला 100 आदमी एक नौकरी के जब 100 नौकरियां एक आदमी के पीछे भागेंगी तब आप आरक्षण का क्या करेंगे? और दूसरी चीज ये है कि एक होता है एक्चुअल, एक होता परसेप्शन। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन था, जिस वजह से निवेश पाए, हमसे ये भी सवाल पूछा गया था कि आपने जो है ये रोड शो तो पहले भी किए थे, तो क्यों निवेश नहीं हुआ? क्योंकि जो परसेप्शन उत्तर प्रदेश का हो गया था कि साहब उत्तर प्रदेश जो है वो अराजकता है, वहां पे अपराध है, वहां आतंकवाद है, आतंक की एक घटना घटी हो पिछले 6 साल में 7 साल में तो हमें बताएं।
और हमारे मित्र ने कहा, जिंदल साहब ने, कि जो है अगले साल एयरपोर्ट चालू होगा। राज्य सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि 15 दिसंबर को पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट पे लैंड करा देंगे। ये है डबल इंजन सरकार का कारनामा। और सब्सिडी को धीमे, किसी भी विषय में सब्सिडी उसको दी जाती है जिसको जरूरत है। तो टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है जनधन योजना में, उसके डायरेक्ट अकाउंट में जा रही है, किसान सम्मान निधि में डायरेक्ट अकाउंट में जा रही है। तो अब जो सब्सिडी बांट के, और हर चीज का एक 80 के दशक में ये एक जादुई चीज आ गई थी नेताओं के हाथ में कि साहब कोई समस्या हो सब्सिडी दे दो, ये समस्या है सब्सिडी दो, फलानी चीजें सब्सिडी दे दो। नतीजा ये हुआ कि 400 टन सोना गिरवी रखना पड़ा, इतनी सब्सिडी दी गई और इतना कर्जा, पहले कर्जा दिया गया, फिर पहले सूद माफ हुआ, फिर कर्जा भी माफ हो गया और सरकार को जनता ने घर पहुंचा दिया। तो अब सब्सिडी का समय खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरियों का खत्म हो रहा है। और ये विपक्ष की समस्या ये है कि ये प्राचीन काल में अभी भी जी रहे हैं गरीबों की सेवा करनी, क्योंकि गरीब होगा तब सेवा करेंगे, जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो सेवा किसकी करेंगे। उत्तर प्रदेश को भी सोने की चिड़िया बनाने का मकसद है लगता है। तो ये जो समस्या है इसका विपक्ष को सामना करना पड़ेगा। जब गरीब नहीं होंगे, सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी, नौकरियां अफरात होंगी। ये तो मनोज जी वही तो कह रहे हैं, शरद जी, मनोज जी वही तो कह रहे हैं कि हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बाकायदा अब देखा जाए तो दूसरा कार्यकाल यहाँ पर बीजेपी सरकार का शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो कब तक और कितना इंतजार करना होगा? जो आप अब यहाँ पर बातें कर रही है, एक अलग उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, एक ऐसे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जिसका सपना हर एक उत्तर प्रदेश में जो रहने वाला निवासी है वो देखता है कि कभी ऐसा भी उत्तर प्रदेश होगा जहां पर एक युवा के पीछे 100 नौकरियां भागेंगी और गरीब ही कोई नहीं होगा। तो हम उसी राह पे चल रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 10 साल में जो है उसमें भारत में 42 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। ठीक है। अब वो गुजरात में लोग, किसान वहाँ का बिजली बेच रहा है। हाँ। सोलर एनर्जी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सिलिकॉन चिप्स की बात हो रही है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म की बात हो रही है। यहाँ भी गरीबी, आरक्षण, हमको जनता की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, अंत्योदय। अब अंत्योदय से भी हमको आगे आना है। अब उनको, हमें चाहिए कि किसान जो पंजाब का किसान सीना ठोक के कहता है कि मैं किसान हूँ, उत्तर प्रदेश का किसान जी हम गरीब किसान हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। अब हम गरीब किसान को गरीबी से दूर करना है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई शरद त्रिवेदी जी, रुकिएगा जरा। ठीक है, ठीक है। मनोज यादव जी, देखिए उत्तर प्रदेश पहले उत्तम प्रदेश, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, जैसा कि कह रहे हैं शरद जी। फिर दिक्कत कहाँ है? विपक्ष को तो और तारीफ करनी चाहिए ना, कम से कम तस्वीर तो बदल रही है। प्रियंका जी, अगर शरद जी मेरे बगल में होते तो मैं अद्भुत चमत्कारी माला गुलाब की पहनाता उनको, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ। ये क्या बता रहे कि देश में गरीबी खत्म हो गई? अरे 86 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबी के इनाम पे तो दे रहे हो कि मतलब अडानी को दे रहे हो। अडानी को तो 11 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है, जो सब्सिडी चिल्ला रहे हो। 11 लाख करोड़ का कर्ज किसका माफ किया गया है, ये बताना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री जी को। और जो देश पे कर्ज है वो लगातार 10 सालों में कितना बढ़ा है, ये भी तो इनको बताना चाहिए। अगर देश इतना आगे बढ़ गया, अरे जो षड्यंत्र आरएसएस का है ना, वो नहीं, उन्होंने भविष्य की बात की है मनोज जी। वो भविष्य की बात करें कि जब कोई गरीब नहीं होगा, जब नौकरियां युवाओं के पीछे भागेंगी, वो भविष्य की बात कर रहे हैं। आप वर्तमान को लेकर सवाल कर रहे हैं। हाँ। कब देखा आपने कि इस देश में 86 करोड़ लोगों को राशन दिया गया? जब आपने देखा तो गरीबों को राशन मिलता था, जो रेड कार्ड वाले लोग होते थे, लाल कार्ड वालों को राशन, मुझे थोड़ी नहीं राशन मिलता था। मुझे तो गांव में मिट्टी का तेल मिलता था, मुझे राशन नहीं मिलता था। लेकिन मेरा दोस्त था, धोबी था, कनौजिया था, उसको राशन मिलता था, उसको सारी चीजें मिलती थी। हमको सिर्फ मिट्टी का तेल मिलता था, क्योंकि वो दौर दूसरा था। अब पीले लाल कार्ड की समझ अगर इस सरकार को नहीं, इस सरकार के पास डाटा नहीं, तो इसके पास तो एक चीज है षड्यंत्र। मैं इनसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से वाइंड अप का भी समय आपका हो रहा है। एक सिंपल सा सवाल है, सरकार जो सब्सिडी का राह लाग रही है कि हम सब बंद कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ किसानों की आय
दोगुनी हो गई हो तो सब्सिडी आप बंद करने का परिणाम सामने रख दीजिए कि देखिए हमने किसानों की सब्सिडी बंद की और हमने उनकी आय दोगुनी कर दी। अगर हो गई हो तो डाटा प्रस्तुत करो, और अगर नहीं हुई है तो साहब आप जनता को मूर्ख मत बनाओ। जैसे आपका अडानी 2 नंबर से 25 नंबर पे आ गया है, वैसे देश भी आपके झूठे आर्य शरद जी शरद जी जवाब दे दिए। मनोज जी अब जवाब भी ले लीजिए अपनी बात का। आर्य आकाश जी, शरद जी के पास आपके बात आ रही हूँ। शरद जी जवाब दीजिए जल्दी से, संक्षिप्त में। हाँ, मुझे बता दें, मैं अपने जो प्रवक्ता के पद से मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। 1 रुपया हाँ, कि चंद उद्योगपति छोड़िए, 1 रुपया किसी उद्योगपति का माफ किया हो और 11 लाख करोड़ माफ हुआ, 11 लाख करोड़ माफ हुआ। नहीं, ये झूठ मत बोलो टीवी पे। उन्होंने 1 रुपया कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ है। आर्य आकाश जी आ रही हूँ। और 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी सुनूंगा पूरी तरह। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि ये जो अमुक जो हमारे उद्योगपति हैं, इन्होंने कोई डिफॉल्ट होगा या वो कर्जा नहीं पे करेंगे तब उनका कोई माफी की जनता के सामने झूठे आंकड़े कर्जा दे रहे हैं। इतनी देर में टीवी पे उसका नाम बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश जिंदल जी, ठीक है, अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करूँ। ठीक है शरद जी, बात आ गई आपकी। ठीक है आकाश जी, जल्दी से। झूठ बोलोगे। ठीक है मनोज जी, प्लीज अब आकाश जी को भी थोड़ा सा समय देने दीजिए, बहुत देर से वेट कर रहे हो जी। आकाश जी जल्दी से। नहीं माफ किया इन्होंने। ठीक है मनोज जी, प्लीज रुकिएगा। आकाश जिंदल जी, क्यों अभी तो कह रहा है कि हम प्रवक्ता पर छोड़ देंगे अगर झूठ बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ आप साबित कर दीजिए। ठीक है आकाश जिंदल जी, प्लीज अपनी बात कहिए जल्दी से। दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, कोई क्यों माफ करेगा? आपको मेरी आवाज सुन रही है क्या आकाश जी? बैंक कर्जा दे रहा है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी बढ़ेगा। साथ ही साथ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बढ़िया एक एग्जेम्पलरी डेवलपमेंट होने जा रहा है। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस बजट। मैं 100 में से 90 नंबर इसको दिए हैं। जहां तक सब्सिडीज की बात है, सब्सिडीज से जो है लोगों को यूएस में भी दी जाती है और इकोनॉमी में भी दी जाती है, तो लोगों को आवश्यकता अनुसार कुछ जगह मदद की जाती है। तो वहां मैं बीजेपी सरकार को मैं हालांकि बहुत उनकी मैं प्रेज कर रहा हूँ जिस तरीके का एग्जेम्पलरी बजट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, योगी साहब की भी। बट फिर भी आज के जो हालात देखते हुए, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर का वक्त है, मेरा फिर भी मानना है कि डीजल पे वैट को कम किया जाए, क्योंकि आम गृहिणी का घर का खर्चा कम करना जरूरी है और हमारे किसानों को रिलीफ पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज जो है सर्कमस्टांसेस नॉर्मल नहीं है, आज अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, जिसके कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उछल पुछल मची हुई है। तो ऐसे में मेरी सरकार की गुजारिश है। और दूसरा, अगर डीजल पे वैट रिड्यूस किया जाता है तो उससे कहीं ज्यादा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी की ग्रोथ पे आ जाएगा। अगर मेरे बीजेपी के मित्र चाहें तो मैं उनके पास कभी भी बैठ के उनका पूरा डेटा दे सकता हूँ। आई कैन गिव हिम फुल। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे 100 में से 90 नंबर दे रहे हैं पूरे बजट को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों का यहाँ पर जुड़ने के लिए और साथ ही अपना जो समय है वो देने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बजट को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए बताया जा रहा है। सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश में ये बजट माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि धरातल पर भी उतरे तभी जाकर जो सपने हैं वो साकार होंगे। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।